लिखी हुई एक कहानी लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ये कहानी मैंने 2012 में लिखी थी। उस समय ये एक मैगजीन में छपी थी जिस पर मुझे स्पेशल पुरस्कार मिला था और कहानी का शीर्षक मैंने दिया था कुछ तो कहो चंदना। कहानी चाची और भतीजी के रिश्ते पर आधारित थी। समाज के कुछ ऐसे लोगों के ऊपर ये कहानी मैंने लिखी थी जो समाज में एक मुखौटा लगाकर घूमते हैं और लोग उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। तो चाची और भतीजी में कहा जाए कि मित्रवत व्यवहार था। उनके रिश्ते का एक बड़ा सुखद, एक बड़ा अनूठा सा पहलू आपको इसमें दिखाई देगा। कहानी कुछ इस तरह से है। सोनी आंखों से एकटक छत को निहारती हुई चंदना को मानो दुनिया के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं था। वह तो अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। कमरे में मेरे आने की आहट को भी मानो वो सुन नहीं पाई। जब मैंने उसे कई आवाजें दी तब भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। जब मैंने उसे पकड़कर झिझोड़ा तब मानो वो भयाक्रांत नेत्रों से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उसे जूस का गिलास थमाया, उसने पीकर वापस रख दिया। तो मैं बार बार ये चाहती थी कि चंदना कुछ बोले, कुछ अपने विषय में बताए, लेकिन मेरा ये प्रयास किसी भी प्रकार से सफल नहीं हो रहा था। मुझे बार बार ये लगता था कि मैं क्या करूं इस लड़की का, किस तरह से इसे बोलने के लिए विवश करूं, लेकिन वो नहीं बोलती थी तो नहीं बोलती थी। तो इस तरह से उसने स्वयं को खामोश रख करके जैसे सभी को एक झंझावत में डाल रखा था। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तो इस तरह से धीरे धीरे दिन निकलते जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अगर ये किसी भी तरह से अपने दिल की बात को हम लोगों को बता दे तो हम शायद इसके लिए कुछ कर सकें। लेकिन उसकी चुप्पी देखकर हम लोग भी चुप रहने के लिए मजबूर थे। मैं चुपचाप कुर्सी पर टेक लगाए उसकी तरफ एकटक देख रही थी। आज की चंदना और महीने भर पहले की चंदना में कितना अंतर आ गया था। चंदना मेरी भतीजी, मेरी सखी, मेरी मार्गदर्शिका, मेरी सब कुछ। जब मैं ब्याह कर इस घर में आई थी तो चंदना एकमात्र ऐसी सदस्य थी जो मेरे आगे पीछे डोलती रहती थी और घर परिवार के हर सदस्य और हर बात की जानकारी उसने मुझे दी थी। तीज त्योहार से लेकर के किस तरह से सारे रस्मों रिवाज निभाने हैं और किस तरह से एक एक सदस्य के विषय में मुझे छोटी से छोटी जानकारी उसने दी थी। ये सारी बातें मुझे याद आने लगी और मुझे ऐसा लगा कि अगर मार्गदर्शिका के तौर पर वो उस समय ना होती तो एक सुगढ़ बहू का जो दर्जा मुझे मिला हुआ है शायद नहीं मिल पाता। तो मैं अपनी इस सखी चंदना के विषय में इस समय सोच रही थी। मुझे याद आया कि षोडशी चंदना इतनी सुंदर थी, लगता था जैसे चंदन में हल्का गुलाबी रंग मिला दिया गया हो, ऐसी रंगत। शायद इस रंगत को देखकर ही मेरे जेठ और जिठानी ने इसका नाम चंदना रखा था। रूप गुण योग्यता में हर तरह से सभी से आगे। तो ऐसी चंदना को देख करके बार बार मन में ये आता था कि कहीं किसी की बुरी नजर ना लग जाए। अपनी पढ़ाई लिखाई को पूरी करती हुई घर में उसकी हंसी ठहाके, उसके मजाक, उसकी शरारतें गूंजती रहती थी। हम सभी के आकर्षण का एकमात्र केंद्र, क्योंकि जेठ और जिठानी की एकमात्र पुत्री और हम सभी के लिए भी चाहे बच्चे या बड़े के रूप में चंदना ही थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। समय भला रोके से कहाँ रुकता है। चंदना इस समय 22 वर्ष की हो चुकी थी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। हम लोग भी चाहते थे
कि उचित समय पर उसका शादी ब्याह कर दें, जिससे उसका भी घर परिवार बस जाए। लेकिन चंदना ने ये निश्चय कर रखा था कि वो अपने ऊपर किसी का अधिकार नहीं होने देगी, बल्कि उसे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था पति के रूप में जो उसका सहगामी बने, ना कि उसे अनुगामिनी बनाए। तो इस तरह से चंदना की बातों को सुन करके हम लोगों ने भी धीरे धीरे रिश्ते देखना शुरू किया था कि कोई बहुत अच्छा रिश्ता मिलने पर ही हम लोग इसका शादी ब्याह करेंगे। धीरे धीरे दिन बीतते रहे। मौसी के यहाँ की शादी से चंदना जब वापस आई तो उसका मुखड़ा मानो कुछ और ही कहानी कह रहा था। ऐसे समय में बहुत पूछने पर पता चला कि वहां पर चंदना के द्वारा की गई एक छोटी सी शरारत उसके जीवन को बदलने में कामयाब हो गई थी, और उसी शरारतपूर्ण जो उसने शरारत की थी, उस शरारत के कारण जो बदलाव उसके जीवन में आया था, हम सब के लिए और स्वयं उसके लिए भी बहुत सुखद था। हुआ कुछ यूं था कि वहां शादी में वर पक्ष की तरफ से एक बुजुर्ग महिला आई थी, जो कि चंदना से अपने बेटे के विवाह के लिए उन्होंने बात की थी, और मेरे जेठ और जेठानी ने भी हामी भर दी थी। चंदना की श्रृंगार युक्त परिधानों और उसकी सुंदरता तथा उसके नृत्य को देख करके उस बुजुर्ग महिला ने उससे पूछा था कि बेटी, क्या तुम्हारा विवाह हो चुका है? और चंदना ने भी हामी भर दी थी और पास ही खड़े एक युवक की तरफ संकेत कर दिया था कि वह मेरे पति हैं। अब बात यहीं तक रहती तो शायद कोई उसकी शरारत को इतना महत्व ना देता, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि वो युवक जो जिसकी तरफ चंदना ने संकेत किया था, वो उस बुजुर्ग महिला का ही पुत्र था। अब तो उस महिला ने ये निर्णय ले लिया था कि वो चंदना को ही अपनी बहू बनाएंगे, और इस तरह से चंदना का विवाह निश्चित हो गया था। अब घर वापस आने के बाद बाकी की सारी रस्मों के विषय में विचार किया जाने लगा, और सगाई की रस्म को पूरा करने के लिए सभी ने तैयारियां प्रारंभ कर दी। सगाई की रस्म में हल्के गुलाबी रंग के परिधानों से सजी हुई हीरे जवाहरात के आभूषणों को पहने हुए चंदना का सौंदर्य मानो किसी अप्सरा की तरह से जगमगा रहा था। सभी उसके सौंदर्य को देख रहे थे, सभी उसकी प्रशंसा कर रहे थे। लड़के के पिता तो मानो उसके चेहरे से नजरें हटाने को ही तैयार नहीं थे। लड़का भी बेहद प्रसन्न था, लेकिन बहुत ही गंभीर स्वभाव का था, इसलिए वो कुछ बोल नहीं रहा था। तो ऐसे सुंदर वातावरण में, बड़े ही खुशनुमा माहौल में चंदना की सगाई संपन्न हुई, और जब वह ससुर के पैर छूने के लिए झुकी तो वह अचानक गुनगुनाने लगे, चंदन सा बदन चंचल चितवन धीरे से तेराई। और उनके इन शब्दों को सुन करके स्वयं चंदना और मैं भी, हम दोनों लोगों को बड़ा अजीब सा लगा था, लेकिन फिर हम लोगों ने इस बात को बड़े हल्के ढंग से लेकर के यहीं पर खत्म कर दिया था। इसके बाद सगाई के बाद शादी केवल कुछ ही दिनों के बाद रखी गई थी, क्योंकि सभी को जल्दी थी उसे अपने घर ले जाने की। उसके बाद शादी हुई, और शादी में दोनों पक्षों ने जो खरीदारी वगैरह की, वो सभी कुछ चंदना की पसंद नापसंद को ध्यान में रख करके, यानी कि हर तरह से चंदना को सारे सुख, सारे खुशियां मिल रही थी। ईश्वर कम ही लोगों को इतनी खुशियां देता है। हम सब भी यही सोच रहे थे कि इतनी खुशियों को कहीं किसी की नजर ना लग जाए। और शादी ब्याह तो होते ही हैं। उसमें चंदना की शादी में जब वो तैयार हुई तो उसके सौंदर्य को देख करके मुझे बिहारी के दोहे की वो पंक्ति याद आ गई कि नित प्रति पुण्योई रहत आनन ओप उजास। बिहारी जी ने लिखा था
कि उनकी जो इस दोहे की नायिका थी, जिसके सौंदर्य का वर्णन उन्होंने किया था, उन्होंने कहा था कि उसके मुख के उजाले से लगता था कि प्रतिदिन पूर्णिमा है, और वही चीज हम लोग भी महसूस कर रहे थे चंदना के सौंदर्य को देख करके। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि वहां भी उसके ससुर जी एक टक दुल्हन बनी चंदना को निहारे जा रहे थे। ये बात कहीं बुरी तो लग रही थी, खटक सी रही थी, लेकिन शादी ब्याह के माहौल में फिर हम लोगों ने इन बातों को अनदेखा कर दिया। और उसके बाद आया चंदना की विदाई का समय। मैंने उसकी साड़ियां वगैरह उसे पहनाई, आभूषण पहनाए, और उसे सजा धजा कर जब आगे बढ़ने लगी वो, तो मैंने उसके आंचल को चावल, हल्दी, दूब, गुड़ वगैरह से भर दिया। और उसके बाद जब उसने उस आंचल में से चावल उठा करके अपनी अंजलि से पीछे मेरी जिठानी जी के आंचल को भरा, तो ऐसा लगा कि उसने जिठानी जी के आंचल को तो भरा, लेकिन हमारे दिलों को खाली करते हुए वो आगे बढ़ गई और हम सबको रुलाती हुई, हम सबको दुखी करके चंदना ससुराल के लिए विदा हो गई। अब घर में जहां उसकी शरारतें और उसकी हंसी ठहाके गूंजा करते थे, अब माहौल बड़ा गंभीर सा बना रहता था। जिस भी दिन हम लोगों को उसकी याद कुछ ज्यादा ही आती, या तो हम लोग उसे बुला लेते या स्वयं उससे मिलने के लिए चले जाते। बहुत ही सुंदर वातावरण में, बहुत ही खुशनुमा वातावरण में सब कुछ बीत रहा था। धीरे धीरे 1 साल का समय बीत गया और चंदना के यहाँ एक सुंदर से बेटे ने जन्म लिया। बेटे के लालन पालन में वह भी व्यस्त हो गई। हम लोगों के लिए भी एक छोटा सा खिलौना मिल गया था। उसके बेटे का पहला जन्मदिन था, जहाँ पर बहुत भव्य तरीके से एक बड़े महंगे होटल में जन्मदिन मनाया गया। सभी उसमें शामिल हुए और वहां पर जब हम लोग पहुंचे, तब एक बार भी मुझे ऐसा लगा कि मेरी इस सखी का सुंदर चेहरा कुछ मलिन सा, कुछ उदास सा दिखाई दे रहा है। मैंने उससे पूछने की भी कोशिश की, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं, मेरी बात को टाल गई। मुझे भी लगा कि शायद दिन भर की व्यस्ततम दिनचर्या के कारण इसका मुख इस तरह से मलिन है। बात यहाँ पर भी आई गई, खत्म हो गई। धीरे धीरे दिन बीतते रहे। बाद में भी मुझे मौका नहीं मिला कि मैं फोन पर ही सही उससे एक बार पूछूं कि उसकी उदासी का कारण क्या था, या अभी भी उसके चेहरे पर उदासी है। ऐसा कुछ पता नहीं चल पाया। एक दिन अचानक एकाएक रात के 2 बजे फोन की घंटी बजी। मैंने फोन को उठाया और जो कुछ भी उधर से कहा गया था सुनकर मैं बेहोश सी हो गई। जब मुझे होश आया, घर के सदस्यों ने पूछा, तब मैंने बताया कि चंदना इस समय हॉस्पिटल में है और सभी घर के सारे लोग वहां पर पहुंचे। वहां पहुंचने पर पता चला कि चंदना ने स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया था। इतना कुछ बीता, क्या हुआ उसके साथ कुछ भी पता नहीं, लेकिन इतना कुछ बीतता रहा, कभी भी उसने मुंह ना खोला। हमें दुख इस बात का था कि इसका कारण तक हम लोग नहीं जानते थे कि आखिर इतने बड़े निर्णय को लेकर उसने किस कारण से इस तरह का निर्णय लिया और इस तरह का कार्य किया। तो उसके बाद डॉक्टर्स ने बताया कि शायद ही उसकी जिंदगी बचे। 2-3 दिन डॉक्टरों के अथक प्रयास के बाद लगा कि अब धीरे धीरे उसे होश आने लगा है। डॉक्टर ने मुझे उससे मिलने के लिए भेजा। मैंने उससे पूछा कि आखिर कारण क्या था, क्या हुआ। तो उसने कहा कि यदि मैं जीवित रहूंगी तो मैं आपसे इस विषय में बात करूंगी। फिर वो सो गई। पुलिस की जो भी प्रक्रिया चलनी थी
पुलिस की कार्रवाई चली और उसके बाद धीरे धीरे महीने 1.5 महीने के बाद जब वो थोड़ी ठीक होने लगी तब हम लोग उसे घर ले आए। और आज की जो दशा थी वो यही थी कि उसे कुछ नहीं बोलना था तो नहीं बोलती थी। पति भी आए, उन्होंने भी उससे बहुत पूछने की कोशिश की कि क्या कारण था उसके इस तरह के निर्णय का, लेकिन उसने एक शब्द नहीं बोला। बेटा भी उसके आसपास रहता था, लेकिन कभी भी उसने उसके सिर पर ममता भरा हाथ नहीं फेरा। उसकी इन चीजों से मैं कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाती थी। मुझे बार बार लगता था कि ये कुछ तो कहे, कुछ तो बताए। जेठ और जेठानी जी भी उसकी इस दशा से बहुत परेशान रहते थे और सभी उसके इस पाषाणवत व्यवहार से बेहद उदास थे। घर का वातावरण ही मानो बिल्कुल दुख से युक्त हो गया था और ऐसे में केवल हम लोग चंदना की देखभाल कर पाते थे। तो दिन भर घर के कामों से थकी हुई मैं जितना कुछ भी हो सकता था उतना चंदना के लिए करती थी। चुपचाप उसके पास बैठी रहती थी। कुछ पूछने का प्रयास करने पर भी वो कुछ भी बोलती नहीं थी। तो इस तरह से समय फिर से बीतता रहा। मैं प्रतीक्षा करती रही कि शायद मेरी सखी कुछ तो बोलेगी, लेकिन परिस्थितियों को कुरेदना या उससे कुछ उगलवाना, कुछ बुलवाना मेरे भी बस में नहीं रह गया था। तो इन्हीं विचारों के भंवर में मैं डूबी हुई न जाने कितनी देर तक बैठी रही। अचानक कॉलबेल की आवाज आई। मेरी तंद्रा टूटी। मैंने जा करके दरवाजा खोला और मैंने देखा कि चंदना के ससुर उससे मिलने के लिए आए हुए हैं। मैंने उन्हें अंदर बिठाया। वो चंदना से मिलना चाहते थे, इसलिए मैं उन्हें चंदना के पास उसके कमरे में ले गई। उन्होंने चंदना से कुछ बात करनी चाहिए, लेकिन चंदना फिर से उसी तरह से बैठी हुई थी। तब उसके ससुर जी ने उसे कंधों से पकड़कर झिझोड़ा और उससे कुछ कहना चाहा। इतने में मानो चंदना में न जाने कहां से इतनी शक्ति आ गई कि उसने खींचकर एक थप्पड़ उन्हें मारा और शेरनी की तरह से उनके ऊपर टूट पड़ी। मैं बुत बनी इस दशा को देख रही थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आखिर क्या करूं। उसकी इस दशा पर, उसके इस काम करने पर उसके ससुर जी मानो अपनी जान बचाकर वहां से भागे। ऐसे में मुझे अब लगा कि जो कुछ भी उन्होंने किया और चंदना का जो व्यवहार उनके प्रति था, अब एक एक चीज मेरे सामने मानो स्पष्ट होने लगी। अब मुझे लगने लगा कि इतने समय से मेरी आंखों पर जो पर्दा पड़ा हुआ था धीरे धीरे खुलने लगा। बार बार मैं स्वयं को कोस रही थी कि मेरा ध्यान अब तक इस तरफ क्यों नहीं गया। मेरी सखी अंदर ही अंदर इतना कष्ट झेलती रही और मैं उसके विषय में कुछ नहीं कर सकी। तो ऐसे में सब कुछ मेरी समझ में आ गया था। मेरी समझ में अब ये आ गया था कि चंदना की बर्बादी का कारण शायद उसके ससुर जी ही हैं। मुझे अपने आप पर क्रोध आ रहा था कि मेरी बुद्धि ने मुझे पहले आगाह क्यों न किया। अब शायद संस्कारों ने उसे कुछ बताने से रोक दिया था। मुझे ये भी लगा कि अगर उसने ऐसा कुछ देखा, ऐसा कुछ समझा तो किसी से कहा क्यों नहीं। लेकिन फिर संस्कारों की वही बेड़ियां जो उसे जकड़े हुए थी कि शायद किसी से कुछ कहने में वो हिचकिचाती रही। तो ऐसे में ये भी मैंने सोचा कि आखिर वो शिकायत करती किससे? पति से कहती, उसी के पिता के विषय में? क्या वो सुनता? क्या वो समझने का प्रयास करता? लेकिन ये सारी चीजें अब मुझे धीरे धीरे ये समझ में आ गया कि इस पर कोई कठोर कदम तो उठाना ही पड़ेगा।
मुझे ये भी लगा कि समय रहते अगर उसने कोई कठोर कदम उठाया होता तो शायद उसका जीवन इस तरह से बर्बाद ना हुआ होता। इस तरह मांसपिंड के रूप में बैठे रहना, पूरे शरीर का एक तरह से समाप्त हो जाना और उससे भी ज्यादा मन का समाप्त हो जाना, या मन इस तरह का हो जाना कि उसमें जीने की इच्छा न रह जाए, तो उससे बेहतर है कि कदम पहले ही उठाया गया होता। अब मुझे लगा कि इस लड़की ने स्वयं को ही दंडित कर लिया, दोषी को दंड दिलाने के स्थान पर। अब लगा कि बच्चे और पति के विषय में भी इसने ना सोचा कि उसे हाड़ मांस के बने इस शरीर से इतनी घृणा हो चुकी थी। अन्याय सहा और स्वयं पर भी अन्याय किया, तो लगा कि दोषी तो तुम भी हो चंदना। मैं आज भी दोषी को सजा दिलाने के लिए कटिबद्ध हूँ, लेकिन तुम शायद आज भी कुछ न बोलने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो। मैं चाहती हूँ कि तुम बोलो और परिवार तथा समाज के समक्ष उस व्यक्ति के असली रूप को उजागर करो, जिससे उस दोषी का असली चेहरा समाज के सामने आए, वे भी इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा सकें जो समाज में ऐसे लोगों को बड़ा सम्मान देते हैं। कुछ तो बोलो चंदना, ताकि तुम्हारे अंदर का जो कष्ट है वो कुछ कम हो सके, तुम्हारी मानसिक पीड़ा को हम बांट सकें, तुम्हारे मन को शांत करने का प्रयास कर सकें, तुम्हारे मन की जो एक आग तुम्हारे मन में धधक रही है उसको कुछ तो कम करने के लिए हम प्रयास करें। इस सुषुप्त ज्वालामुखी का विस्फोट करके कदाचित तुम अपनी पीड़ा को बांट सको। हम सब, तुम्हारा पति, तुम्हारा पुत्र और ये समाज सभी तुम्हारा साथ देंगे। मैं तुम्हें समाज में सम्मान दिलाऊंगी और दोषी को सजा दिलवाऊंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना मुंह खोलना होगा, तुम्हें कुछ बोलना होगा, अपने दुखों की अभिव्यक्ति को शब्द देना होगा, अपनी संपूर्ण पीड़ा को आंखों से अविरल रूप से बहाकर। क्या होगा अगर तुम अपनी जुबान को बंद रखोगे? तुम स्वयं को सजा देकर पापी को बढ़ावा दे रही हो। वह तुम्हारी दुनिया को वीरान करके अपने जीवन को फिर से आबाद कर रहा है। तुम मर भी जाती तो भी उसके मन में कोई ग्लानि उत्पन्न ना होती। उसके किए की सजा दिलाने के लिए तुम्हें अपना मुंह खोलना होगा, तुम्हें कुछ बोलना होगा, तुम्हें अपने हृदय की पीड़ा को कहना होगा। अपनी पीड़ा को कहो, कुछ तो कहो, कुछ तो कहो चंदना।